बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक होगा हमारा महान्यायवादी तथा कैग। कैग का फुल फॉर्म होता है महालेखा परीक्षक नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महान्यायवादी पर। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी जो होते हैं, महान्यायवादी का प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। याद रखना है, ये अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो महान्यायवादी का प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी की नियुक्ति जो होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और साथ ही साथ ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ही महान्यायवादी अपने पद पर रहेगा और जिस दिन राष्ट्रपति को इच्छा होगी राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं। यानी कि इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और इनका निष्कासन यानी सेवा समाप्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के हाथों में होता है। लेकिन इसका सामान्य कार्यकाल जो है ये है 5 वर्षों का माना जाता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी अगर राष्ट्रपति चाहें तो इन्हें इनके पद से पदच्युत कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता। तो महान्यायवादी बनने की योग्यता जो होती है ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होती है। जो व्यक्ति विधि का जानकार हो और जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो वैसे व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है ये महान्यायवादी के रूप में कर सकते हैं। यानी महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता जो है यह है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे महान्यायवादी साहब होते हैं इनके कार्य क्या हैं। तो महान्यायवादी का सबसे पहला काम होता है कि राष्ट्रपति को या सरकार को कानूनी सलाह देना। तो राष्ट्रपति और सरकार को वैधानिक सलाह, कभी केस मुकदमे सरकार के ऊपर भी हो जाते हैं या सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार तथा राष्ट्रपति जो होते हैं ये सलाह के लिए जाते हैं महान्यायवादी के पास में। और राज्य में जब ये परेशानी होती है तो सलाह लेने के लिए राज्य सरकार या राज्यपाल जो होते हैं ये जाते हैं महाधिवक्ता के पास में। तो केंद्र की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति और सरकार वैधानिक सलाह लेने के लिए किसके पास जाएंगे? तो ये जाएंगे महान्यायवादी के पास में। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि देश में जितने भी न्यायालय होते हैं, जितने भी न्यायालय हैं, सभी न्यायालयों का ये प्रथम श्रोता होता है। यानी देश के सभी न्यायालयों में प्रथम श्रोता के रूप में ख्याति मिली हुई है महान्यायवादी को। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण काम हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण काम है कि ये जो महान्यायवादी होते हैं ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। क्लियर है? ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं परंतु ये संसद की सभी बैठकों में भाग ले सकते हैं। ठीक है। संसद सदस्य ना होते हुए भी ये संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसकी अगर बैठक हो रही है तो ये उसमें भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ ये इसमें अपना जो है ये वक्तव्य दे सकते हैं, ये बोल सकते हैं। लेकिन ये उस सदन में अगर वोटिंग हो रही है किसी मुद्दे पर, किसी मामले पर, तो ये मतदान नहीं कर सकते हैं। यानी याद क्या रखना है कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी ये जो है ये संसद की बैठकों में, संसद के दोनों में से किसी भी सदन की बैठक में ये भाग ले सकते हैं, अपना वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में मत नहीं दे सकते हैं, वोट डालने का अधिकार इनको नहीं है। तो ये हो गया महान्यायवादी। अब हम लोग महालेखा परीक्षक नियंत्रक यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को इसके साथ तुलना करते हुए चलते हैं। महालेखा परीक्षक नियंत्रक जो है ये कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है। ठीक है। इसका प्रावधान था 76 में, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 148 में। ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन होता है, क्लियर करते चलिए। महालेखा परीक्षक नियंत्रक जो व्यवस्था है ये भारतीय संविधान में तो इसकी व्यवस्था है, लेकिन जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भारत गुलाम था और अंग्रेजों का दौर चल रहा था, उसी समय महालेखा परीक्षक नियंत्रक जो है इस पद को जो है ये वैधानिक स्वीकृति मिली थी। तो कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको याद रखिएगा कि ये जो महालेखा परीक्षक नियंत्रक या कैग का पद है इसको मान्यता मिली थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। लेकिन उस समय ये पद स्वतंत्र नहीं था, इसको कार्यपालिका के अधीन ही रखा गया था, जिसके कारण इसकी निष्पक्षता प्रभावित होती थी। क्योंकि अंग्रेज लोग ऐसे भी जो हैं वो कभी भी निष्पक्ष करना नहीं चाहते थे, नहीं तो घोटालों की पोल खुल जाती है, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो जो भी है बहरहाल महालेखा परीक्षक नियंत्रक को मान्यता मिली थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, लेकिन
स्वतंत्र भारत के संविधान में इसे अनुच्छेद 148 में स्थान प्रदान किया गया है। और एक बात याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने इसे कार्यपालिका से स्वतंत्र नहीं रखा था, लेकिन स्वतंत्र भारतीय संविधान में इसको कार्यपालिका से स्वतंत्रता दी गई है, इसीलिए ये दिल खोलकर अपने जजमेंट दे पाते हैं। और भारत में बड़े बड़े घोटाले देखेंगे, चाहे कोलगेट आवंटन घोटाला हो या 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, सभी का खुलासा महालेखा परीक्षक नियंत्रक ने किया था। ठीक है, अब आते हैं नियुक्ति। तो नियुक्ति इसकी भी राष्ट्रपति करते हैं और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, यानी नियुक्ति जो होते हैं ये दोनों राष्ट्रपति ही करते हैं, दोनों की, चाहे कैग हो चाहे महान्यायवादी हो। अब आते हैं कार्यकाल। तो सामान्य कार्यकाल की जहां तक बात है, सामान्य कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष या अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, तो इनकी जो नियुक्ति की आयु, निष्कासन की जो आयु सीमा है या कार्यकाल समाप्ति की आयु सीमा 6 वर्ष या अधिकतम आयु 65 वर्ष है, जो पूरा हो जाए। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है ये मान लेते हैं कि 60 साल में जो है ये कैग बनता है। ठीक है, 60 साल में कैग बनता है, तो इसको कब तक रहना चाहिए? तो 6 वर्ष यानी 66 वर्ष की उम्र तक रहना चाहिए, लेकिन ये 66 तक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसका 65 साल पार हो जा रहा है, यानी ये व्यक्ति जो है ये 65 वर्ष में ही रिटायर हो जाएगा, यानी ये 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि 6 वर्ष, यदि कोई व्यक्ति जो है ये 50 साल की उम्र में मान लिया कैग बनता है, तो इसको कब तक कैग रहना चाहिए? तो इसको रहना चाहिए 65 वर्ष की उम्र तक, लेकिन ये 65 वर्ष की उम्र तक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 6 वर्ष इसका पूरा हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में 50 और 6 वर्ष यानी कि ये 56 वर्ष के उम्र में रिटायर हो जाएगा। यानी कि पहले 6 वर्ष पूरा हो तो भी हट जाएगा और पहले 65 वर्ष पूरा हो तो भी हट जाएगा। यानी कि इसका सामान्य कार्यकाल कितना है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कासन की। तो जो महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी पूरी तरह से डिपेंड होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लेकिन महालेखा परीक्षक नियंत्रक राष्ट्रपति के प्रसाद पर डिपेंड नहीं होते हैं। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इन्हें पद से नहीं हटा सकता है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता तो ये कार्यपालिका के अधीन हो जाते, फिर ये कार्यपालिका के विरुद्ध में खुलकर डिसीजन नहीं दे पाते। इसीलिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को हार्ड बनाया गया है। राष्ट्रपति नियुक्त जरूर कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन्हें पद से नहीं हटा सकते हैं। इन्हें पद से हटाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ संसद के महाभियोग द्वारा। हम लोग महाभियोग पे फिर कभी अलग से बात करेंगे। तो संसद के दोनों सदन, ठीक है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा जब बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे तो इसे कहा जाता है महाभियोग, और जब महाभियोग लगेगा तभी ये पद से हटेगा। मतलब इनको बहुत आसानी से पद से नहीं हटाया जा सकता। साथ ही इनके पद को स्वतंत्रता देने के लिए, कार्यपालिका से अलग रखने के लिए यह भी व्यवस्था की गई है कि इनके जो वेतन और भत्ते होंगे, ठीक है, वेतन भत्ते हो, सेवा शर्त हो, इनमें कोई भी कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक ये संसद से स्वीकृत ना हो। मतलब कार्यकाल के दौरान इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गए इनके लिए। कभी हम लोग फिर अलग से बात करेंगे इसकी स्वतंत्रता के लिए संविधान में क्या प्रावधान है। अब आते हैं योग्यता। तो इनकी जो योग्यता थी ये थी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान, लेकिन इनकी योग्यता का संविधान में कोई इस तरह से उल्लेख नहीं है। लेकिन आम नॉर्म्स के अनुसार, आम जो प्रतिमान है इनके अनुसार जो होती है, ये अर्थशास्त्र के जानकार है ना, जो आर्थिक विषयों के जानकार होते हैं वैसे व्यक्तियों, तथा साथ ही साथ जो सचिव स्तर के यानी जो सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी बनने के योग्य होते हैं या सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, उन्हीं की नियुक्ति जो है ये कैग के पद पर की जाती है। यानी इनकी योग्यता कोई विशेष संविधान में लिखा हुआ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट यही होगा, लेकिन आम प्रतिमानों के अनुसार आर्थिक विषयों के जानकार व्यक्ति और जो सचिव स्तर के अधिकारी बनने के लायक होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है महालेखा परीक्षक नियंत्रक के रूप में। आते हैं अब इनके कार्य के बारे में। तो काम इनका क्या होता है? तो इनका काम होता है कि केंद्र तथा राज्य स्तर पर सरकार की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण करना। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार है ना, जो दोनों वित्तीय डिसिप्लिन जो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको देखने का काम इसका होता है। ये सरकारों का ऑडिटिंग अकाउंटिंग कराती है और देखती है कि सरकार जो है ये सही तरीके से खर्च कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर कोई घोटाला कर रही है। ठीक है, तो ये इनका मुख्य काम होता है।
साथ ही साथ संसद जो होती है, संसद कैग के द्वारा कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण करती है या इनकी वित्तीय जांच करवाती है। क्योंकि देखिए बजट पास होता है और उसी बजट के अनुसार ये कार्यपालिका को खर्च करना होता है। अब बजट के अनुरूप सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, कार्यपालिका खर्च कर रही है या नहीं कर रही है, इसको जांच करवाती है संसद। ठीक है, तो संसद कार्यपालिका की जांच करवाती है कि सरकार बजट के हिसाब से काम कर रही है या मनमाने तरीके से काम कर रही है। तो इस जांच को करवाने के लिए संसद जो है ये सहारा लेती है कैग की। तो आज बहुत ही छोटे क्लास में और बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपको महान्यायवादी और महालेखा परीक्षक नियंत्रक के बारे में समझाया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ उम्मीद है कि आप लोगों का कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गया होगा और एग्जाम में अगर कैग और महान्यायवादी से आपको प्रश्न आता है तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू।